हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था बेसिक्स ऑफ स्ट्रेटजिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट। आज के इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे एक न्यू चैप्टर जिसका नाम है मर्जर एक्विजिशन एंड रिकंस्ट्रक्टिंग। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं लर्निंग ऑब्जेक्टिव के साथ कि हमें इस चैप्टर को समझ के क्या मिलेगा या हमारा क्या ऑब्जेक्टिव रहेगा इसमें। सबसे पहले जो दो कंपनी मर्जर, इसका नाम आपने पहले भी कहीं सुना होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल वोडाफोन आइडिया का मर्जर हुआ था और बैंक ऑफ बड़ौदा, देना बैंक और विजय बैंक का भी मर्जर हुआ था। डेट इज़ नोन एज मर्जर। तो अब जैसे ही डील डन होती है किसी भी मर्जर एक्विजिशन की, तो फॉर एग्ज़ाम्पल डील डन हुई। अब हमने आज से पहले क्या पढ़ रखा था, जैसे अमेलगमेशन में, एडवांस अकाउंट्स में आपने पढ़ा होगा सीए इंटर में। जैसे ही डील डन होती है उसके बाद जो चीज़ें होती है, अकाउंटिंग हम करते हैं और भी बहुत सारे उसकी कंपनी के बैलेंस शीट बनाते हैं, P&L बनाते हैं और बाकी सब करते हैं। ये सब पोस्ट डील चीज़ें होती है, यानी डील होने के बाद जो भी होता है वो आता है इस डिपार्टमेंट में, FR एंड अकाउंट्स। क्योंकि वो एक बार डील डन हो चुकी है, उसके बाद हमारे पास डाटा बनाया पड़ा है, हमें सिर्फ उस डाटा के दम पर बैलेंस शीट और P&L और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने हैं। डेट इज़ द डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग एंड अकाउंट्स। बट इन एस एफ एम में हम क्या करेंगे, ये जो डील हुई है इसके पहले प्री डील में क्या करना है हमें, कि डील करनी है या नहीं, ये हमें इस चैप्टर में पता करेंगे कि डील करनी है या नहीं। इस चीज़ का जवाब देता है हमें ये चैप्टर, मर्जर एक्विजिशन एंड रिकंस्ट्रक्टिंग। ये हमें ये बताएगा कि हमें ये डील करनी है या नहीं। और ये डील करता कौन है वैसे? डील इज़ डन बाय इन्वेस्टमेंट बैंकर। जैसे इन्वेस्टमेंट बैंकर के पास कुछ डेटाबेस आता है कि इस कंपनी से हमें एक्वायर करना है या इस कंपनी के साथ हमें मर्ज होना है, तो वो पूरा डाटा को एनालाइज करता है। उसके बाद वो ये जजमेंट तैयार करता है कि हमें इस डील से फ़ायदा होगा या नुकसान। डेट इज़ ऑल कवर्ड इन स्ट्रेटजिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट। डेट इज़ प्री डील जो भी होते हैं। और पोस्ट डील में क्या होगा, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग एंड अकाउंट्स। जो भी कंपनी का अकाउंट्स है वो बनाए जाएंगे। वो डील हो चुकी है, सिर्फ हमें अकाउंटिंग करनी है। That is all the learning objectives. Next, अब हम समझते हैं कि SFM में यानी स्ट्रेटजिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट में हमें क्या दो चीज़ें पता करनी है। सबसे पहला, फाइंड आउट बेनिफिट्स टू शेयर होल्डर्स। आखिर मर्जर हो रहा है वो किसके लिए हो रहा है? फॉर द प्रॉफिट्स। और प्रॉफिट्स किसके होंगे एट द एंड? शेयर होल्डर्स के, जो भी कंपनी के शेयर होल्डर्स हैं। फाइंड आउट द बेनिफिट ऑफ टू शेयर होल्डर्स ऑफ एक्वायरर कंपनी जो एक्वायर कर रही है एंड द टारगेट कंपनी जिसको एक्वायर किया जा रहा है, बेस्ड ऑन द स्वैप रेशियो। स्वैप रेशियो क्या होता है ये हम अभी सीखेंगे। एंड पहली चीज़ ये, हमें बेनिफिट पता करना है। दूसरी, फाइंड स्वैप रेशियो इटसेल्फ, स्वैप रेशियो को फाइंड भी करना है। दो चीज़ें हम मेनली इस चैप्टर में कवर करेंगे। पहला, बेनिफिट पता करेंगे कि एक्विजिशन से टारगेट कंपनी को कितना बेनिफिट हो रहा है, एक्वायर्ड कंपनी को कितना बेनिफिट हो रहा है। दूसरा, स्वैप रेशियो पता करेंगे। नेक्स्ट अब हम समझते हैं टाइप्स ऑफ मर्जर्स एंड एक्विजिशन। कितने तरह के मर्जर्स और एक्विजिशन होते हैं। सबसे पहला, हॉरिजॉन्टल मर्जर। हॉरिजॉन्टल मर्जर में क्या होता है, जो कंपनी एक्वायर कर रही है दूसरी कंपनी को, या एक कंपनी मर्ज हो रही है दूसरी कंपनी के साथ, तो वो दूसरी कंपनी कैसी होनी चाहिए? सेम लाइन ऑफ बिजनेस। फॉर एग्जांपल, द बेस्ट एग्जांपल इज़ वोडाफोन एंड आइडिया। वोडाफोन और आइडिया दोनों ही टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर में है, तो सेम लाइन ऑफ बिजनेस हो गया। अब अगर ये दोनों मर्ज हो रही है तो ये होगा हॉरिजॉन्टल मर्जर। एंड सेकेंड इज़ वर्टिकल मर्जर। व्हाट इज़ वर्टिकल मर्जर? वर्टिकल मर्जर में क्या होगा, एक कंपनी है वो अपनी चेन ऑफ बिजनेस में या तो वर्टिकल में आगे फॉरवर्ड इंटीग्रेशन करेगी या बैकवर्ड इंटीग्रेशन। फॉरवर्ड इंटीग्रेशन मतलब वो जो कंपनी मैन्युफैक्चर कर रही है या डील कर रही है जिस प्रोडक्ट के साथ, उसका
अब आगे फॉरवर्ड में जो डील डिस्ट्रीब्यूटर है उसी कंपनी को ख़रीद लिया उसने, तो डैट इज़ नोन एज फॉरवर्ड इंटीग्रेशन। और अगर वो जो कंपनी मैन्युफैक्चर कर रही है गुड्स, उसका जो रॉ मटेरियल है, जो बैकवर्ड रॉ मटेरियल की जो कंपनी है उसको एक्वायर कर दिया, तो डैट इज़ नोन एज बैकवर्ड इंटीग्रेशन। अगर वो अपने चेन ऑफ बिजनेस, जो उसके प्रोडक्ट चेन होती है किसी भी प्रोडक्ट की, रॉ मटेरियल, उसके बाद प्रोसेसिंग डिपार्टमेंट, उसके बाद फाइनल प्रोडक्ट, जो चेन होती है उसमें पता चलता है कि कौन सा मर्जर किया जा रहा है। अगर वो कंपनी बैकवर्ड इंटीग्रेशन कर रही है देन इट इज़ नोन एज कि वो रॉ मटेरियल ख़रीद रही है या बैकवर्ड जा रही है, मतलब पीछे का प्रोसेस जो है वो एक्वायर करना चाह रही है, जिससे कंपनी को प्रॉफिट तो हो गई क्योंकि वो पहले रॉ मटेरियल ख़रीदा करती थी, बट अब वो ख़रीदने की ज़रूरत नहीं है, रॉ मटेरियल की कंपनी उसने एक्वायर कर ली। और सेकंड केस में क्या है, वो कंपनी अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स की को ख़रीद रही है, यानी जो डिस्ट्रीब्यूटिंग कंपनीज़ हैं उनकी, जो पूरा प्रोडक्ट पूरे नेशनल लेवल पे ले जाती है, उस कंपनी को एक्वायर कर रही है, या फॉर एग्जांपल एडवर्टाइजमेंट कंपनी एक्वायर कर रही है। सो डैट इज़ नोन एज फॉरवर्ड इंटीग्रेशन, यानी अपनी प्रोडक्ट चेन में आगे की तरफ की कंपनीज को ख़रीदना। सो दिस इज़ नोन एज टोटल वर्टिकल मर्जर। इसमें दो पार्ट हो गए, एक फॉरवर्ड इंटीग्रेशन, एक बैकवर्ड इंटीग्रेशन। बैकवर्ड इंटीग्रेशन मतलब कंपनी अपने रॉ मटेरियल या अपना जो बैकवर्ड जो भी चेन है, प्रोडक्ट चेन, उसमें कोई भी एक कंपनी को ख़रीद रही है, फॉरवर्ड में अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स को, या फॉरवर्ड में कोई भी सर्विस हो सकती है उस कंपनी को ख़रीद रही है। नेक्स्ट इज़ कॉन्ग्लोमरेट मर्जर। कॉन्ग्लोमरेट मर्जर क्या है? डाइवर्सिफिकेशन ऑफ ऑपरेशंस एंड डिप्लॉयमेंट ऑफ एक्सेस कैश। अगर किसी कंपनी के पास एक्सेस कैश है या फिर वो डाइवर्सिफिकेशन करना चाहती है एकदम ट्रेमेंडस लेवल पे, तो वो क्या करेगी, एक अलग ही कंपनी एक्वायर कर लेगी। फॉर एग्ज़ाम्पल एयरटेल अगर मर्ज हो जाती है, फॉर एग्ज़ाम्पल ना, एयरटेल अगर मर्ज हो जाती है इन्फोसिस के साथ, तो क्या होगा, डैट इज़ नोन एज कॉन्ग्लोमरेट मर्जर। क्योंकि एयरटेल क्या करना चाह रही है, डाइवर्सिफिकेशन, एंड अगर उसके पास एक्सेस कैश है तो भी वो किसी भी अदर कंपनी को ख़रीद सकती है जो उससे लिंकअप नहीं है, उससे रिलेटेड कंपनी नहीं है। टोटली डाइवर्सिफाइड करके किसी और कंपनी को एक्वायर करना, डेट इज़ नोन एज कॉन्ग्लोमरेट मर्जर। सो द लास्ट एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज़ को-जेनरिक मर्जर। ये बहुत ज़्यादा कंफ्यूज करेगा। सो इसमें आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है, TPM यानी टेक्नोलॉजी प्रोसेस एंड मार्केट। एक्वायर और टारगेट कंपनी आर कनेक्टेड टू ईच अदर थ्रू सेम बेसिक टेक्नोलॉजी और प्रोडक्शन प्रोसेस और मार्केट। फॉर एग्जांपल गूगल एंड जस्ट डायल। गूगल एक सर्च इंजन है, इसमें हम जो भी सर्च करते हैं, फॉर एग्जांपल हमने अगर किसी डॉक्टर का नाम सर्च किया तो सबसे पहला आएगा जस्ट डायल, क्योंकि डॉक्टर लोग ने गूगल पे नहीं डाला होगा अपना डाटा, डॉक्टर लोगों ने अपना डाटा डाला होगा जस्ट डायल पे, और गूगल उस डाटा को प्रोवाइड करा रहा है। तो ये दोनों कंपनीज जो है, गूगल और जस्ट डायल, सेम है एज पर टेक्नोलॉजी, प्रोसेस और मार्केट। सो द नेक्स्ट एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एग्जांपल इज़ इंडिगो एंड ब्लू डार्ट। अब इंडिगो क्या करती है, ट्रांसपोर्ट थ्रू फ्लाइट्स, और ब्लू डार्ट क्या करती है, वो कुरियर भेजती है एज इंडिगो के द्वारा। क्योंकि अगर ब्लू डार्ट कंपनी का जो कुरियर बिजनेस है, वो अपना कुरियर एक शहर से दूसरे शहर कैसे भेजेगी, फ्लाइट से। फ्लाइट कोई भी हो सकती है, इंडिगो के से जरिए भेज सकती है। तो अगर ये इंडिगो और ब्लू डार्ट मर्ज हो जाए तो प्रॉफिट ही होगा दोनों कंपनीज़ को, दोनों का ही काम आसान होगा। सो इंडिगो एंड ब्लू डार्ट ऑल्सो कनेक्टेड विद प्रोडक्शन प्रोसेस, टेक्नोलॉजी एंड मार्केट। सो दिस इज़ नोन एज को-जेनरिक मर्जर। अब हम समझते हैं कुछ फॉर्मूलाज जो इस चैप्टर में बहुत काम आएंगे। सबसे पहले अर्निंग पर शेयर, जो हमने फर्स्ट वीडियो में भी सीखा था, एक बार वापस समझ लेते हैं। अर्निंग्स अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स आउटस्टैंडिंग, दैट इज़ नोन एज अर्निंग्स पर शेयर। इफ़ प्रेफरेंस शेयर्स एग्जिस्ट, if no preference shares exist, then we will also use earnings after tax, क्योंकि after earnings after tax there is only
preference shares for whom payment is made. So if payment is made to preference shareholders, then we will take earnings available for equity share. If there is no preference share exist, then we can also use earnings after tax divided by number of equity share outstanding. So हमारा कैलकुलेट हो जाएगा earnings per share. Next formula is post merger EPS. पोस्ट मर्जर EPS क्या होगा? जब दो कंपनीज आपस में मर्ज हो जाएगी, उसके बाद जो रिजल्टिंग कंपनी आएगी उसका जो EPS होगा उसको कहा जाता है पोस्ट मर्जर EPS, यानी मर्ज होने के बाद कंपनी का क्या EPS रहेगा. तो वो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? सबसे पहले अर्निंग आफ्टर टैक्स ऑफ एक्वायर कंपनी प्लस अर्निंग आफ्टर टैक्स ऑफ टारगेट कंपनी divided by number of shares of acquirer and delta n का फुल मतलब क्या होगा? number of shares issued to target. इसमें आप एक वर्ड याद रखना, issued, यानी कितने नंबर ऑफ शेयर इशू कर रही है एक्वायर कंपनी टारगेट कंपनी को. सो दैट इज़ द फॉर्मूला ऑफ पोस्ट मर्जर EPS. इसका हम एग्जांपल भी लेंगे अभी. सबसे पहले स्वैप रेशियो का कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं. स्वैप रेशियो का कॉन्सेप्ट क्या होता है? फॉर एग्जांपल एक्वायर कंपनी जो है उसका नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं? 2 लाख. एंड टारगेट कंपनी के नंबर ऑफ शेयर्स हैं 1,50,000. सो स्वैप रेशियो है दोनों के बीच 3:2, यानी एक्वायर कंपनी जो है वो टारगेट कंपनी को ख़रीदना चाहती है. सो कैलकुलेट द टोटल नंबर ऑफ शेयर्स आउटस्टैंडिंग आफ्टर मर्जर, यानी हमें ये पता लगाना है कि आफ्टर मर्जर कंपनी के पास टोटल नंबर ऑफ शेयर्स कितने हो जाएंगे. तो हम अब ये कैसे पता लगाएंगे? सबसे पहले तो इस स्वैप रेशियो को हम पढ़ेंगे कैसे? 3:2. इससे आपको कन्फ्यूज़न नहीं होगा कि कितने शेयर्स इशू कर रही है एक्वायर कंपनी टारगेट को. तो हम अब कैसे पता लगाएंगे? एक्वायर कंपनी के 2 लाख शेयर्स और टारगेट कंपनी के 1,50,000 शेयर. अब स्वैप रेशियो 3:2 यानी 3:2, यानी टारगेट कंपनीज को 2 के बदले 3 शेयर मिलेंगे, यानी जिस शेयर होल्डर के पास 2 शेयर होंगे उनको 3 शेयर मिलेंगे एक्वायर कंपनी के. तो अब हम कैलकुलेट कर सकते हैं इजीली. कैसे? 1.5 लाख शेयर्स है टारगेट के पास, डिवाइडेड बाय 2 × 3. सो 1.5 लाख शेयर्स पे एक्वायर कंपनी इनको 2,25,000 शेयर इशू करेगी. तो हमारा आ गया डेल्टा n 2,25,000. तो अब हम निकाल सकते हैं टोटल नंबर ऑफ शेयर्स आउटस्टैंडिंग आफ्टर मर्जर. पहले एक्वायर के पास 2 लाख तो थे ही, अब उसने टारगेट को भी ख़रीद लिया. टारगेट को ख़रीदने पर उसने कितने शेयर इशू किए? 2,25,000. तो टोटल शेयर आउटस्टैंडिंग कितने हो गए? 4,25,000. सो ये कंसेप्ट आपको समझ में आ गया स्वैप रेशियो का. स्वैप रेशियो का बेसिकली मीनिंग होता है फॉर एवरी 1 शेयर ऑफ टारगेट कंपनी हाउ मैनी शेयर्स एक्वायर विल इशूड, यानी एक टारगेट कंपनी के शेयर के बदले एक्वायर कंपनी कितने शेयर इशू कर रही है. सो दिस इज नोन एज स्वैप रेशियो. फोर्थ फॉर्मूला इज पी रेशियो, यानी प्राइस अर्निंग रेशियो. इसका फॉर्मूला क्या होता है? मार्केट प्राइस अपॉन EPS, यानी अर्निंग्स पर शेयर. इसको अगर रिवर्स कर दें तो वो फॉर्मूला बन जाएगा अर्निंग्स यील्ड % का, डेट इज़ EPS डिवाइडेड बाय MPS. सो प्राइस अर्निंग रेशियो हमने पहले वीडियो में भी पढ़ा है, मैंने पहले ही कहा था इंपॉर्टेंट फार्मूला है. और मार्केट कैपिटलाइजेशन भी हमने फर्स्ट वीडियो में पढ़ा है, बेसिक्स ऑफ स्ट्रेटेजिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट. अगर आपको पढ़ना है डिटेल में तो आप जाके पढ़ सकते हैं. अभी के लिए मैं स्किप कर रहा हूँ इसको. सो अब हम लेते हैं हम अपना पहला एग्जाम्पल, डेट इज़ मिकी एंड डोनाल्ड का. सो मिकी जो है वो एक्वायर कंपनी जो एक्वायर करेगा डोनाल्ड की कंपनी को. सो मिकी एक्वायर करना चाहता है डोनाल्ड की कंपनी को और थोड़ी डिटेल्स दे रखी है. अर्निंग्स आफ्टर टैक्स मिकी का है 1 लाख, डोनाल्ड का है 40,000. नंबर ऑफ शेयर्स है मिकी के 10,000, डोनाल्ड के हैं 8,000. EPS है मिकी का 10, डोनाल्ड का है 5.
तो इफ़ मिकी कंपनी ऑफर्स स्वैप रेशियो ऑफ 0.4:1 यानी 0.4 for 1, यानी हर एक शेयर टारगेट कंपनी का उसको मिलेंगे 0.4 शेयर। यानी अगर आपके पास एक शेयर है तो आपको बदले में 0.4 शेयर मिलेंगे। या अगर हम रेशियो थोड़ा एक्सटेंड करें, अगर आपके पास 10 शेयर है तो आपको 4 शेयर मिलेंगे एक्वायर कंपनी में। सो कैलकुलेट द गेन या लॉस टू द शेयर होल्डर्स ऑफ बोथ द फर्म। अब हमें कैलकुलेट करना है गेन या लॉस। ओके, तो आ गई वही बात जो मैंने आपको स्टार्टिंग ऑफ द वीडियो में कही थी कि डील होने से पहले ये डील करनी है या नहीं करनी है, इसमें बेनिफिट होगा या नहीं होगा, इस चीज़ का जवाब देगा ये चैप्टर। तो वही चीज़ दे रखी है, कैलकुलेट गेन और लॉस टू द शेयर होल्डर्स ऑफ बोथ द फर्म। तो अब हम कैलकुलेट कर दें। सबसे पहले हम कैलकुलेट कैसे करेंगे, गेन या लॉस कैसे निकालेंगे, पोस्ट मर्जर ईपीएस निकाल के। क्योंकि हमें गेन और लॉस कैसे निकालना है, अगर हमें आफ्टर एक्विजिशन जो कंपनी का ईपीएस रहेगा उसको हम कंपेयर कर दें जो पहले ईपीएस था, तो हम इजीली निकल जाएगा गेन या लॉस, गेन हो रहा है या लॉस हो रहा है। सो डेट इज़, सबसे पहले हमें किसकी ज़रूरत पड़ेगी, पोस्ट मर्जर ईपीएस, जिसका फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, अर्निंग्स आफ्टर टैक्स ऑफ एक्विजिशन कंपनी प्लस अर्निंग्स आफ्टर टैक्स ऑफ टारगेट कंपनी डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर्स ऑफ एक्वायरर प्लस नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर ऑफ टारगेट इशूड बाय एक्वायरर। तो सबसे पहले ईएटी ऑफ एक्विजिशन कंपनी कितना है, 1 लाख, और ईएटी ऑफ टारगेट कितना है, 40,000। तो सबसे पहले ये लिख दिया 1 लाख प्लस 40,000 डिवाइडेड बाय, पहले एक्वायर की कंपनी में कितने शेयर्स थे, 10,000। सो 10,000 आ गया, प्लस इसमें पंगा आएगा क्योंकि इसमें 8,000 शेयर तो टारगेट कंपनी के थे, हमें वो नहीं चाहिए, हमें चाहिए एक्वायर कंपनी ने मर्जर के लिए या एक्विजिशन के लिए कितने शेयर इशू किए। वो कैसे आएगा, बस जस्ट सिंपली मल्टीप्लाई स्वैप रेशियो, डेट इज़ 0.4। जैसे ही हमने 0.4 मल्टीप्लाई कर दिया, आंसर आ गया इसका, इस चीज़ का 3200, यानी 8,000 शेयर के बदले एक्वायर कंपनी इनको 3200 शेयर इशू कर रही है। सो अब हम निकाल सकते हैं अपना पोस्ट मर्जर ईपीएस बाय जस्ट कैलकुलेटिंग। तो हमारा आ गया पोस्ट मर्जर ईपीएस 10.606। तो हमारा पोस्ट मर्जर यानी आफ्टर एक्विजिशन कितना हो गया हमारा ईपीएस, 10.606। अब दोनों को कंपेयर कर लेते हैं। स्टेटमेंट आपको सेम एग्जैक्ट ऐसा ही बनाना पड़ेगा, तभी आपको मार्क्स मिलेंगे। सो स्टेटमेंट शोइंग गेन या लॉस टू द शेयर होल्डर्स ऑफ बोथ द फर्म, पर्टिकुलर्स में आ जाएगा मिकी डेट इज़ एक्विजिशन कंपनी एंड डोनाल्ड डेट इज़ टारगेट कंपनी। सबसे पहले पोस्ट मर्जर ईपीएस जो कि आ गया था हमारा 10.606, एंड टारगेट कंपनी के में लिखने के टाइम हमें इनटू करना पड़ेगा स्वैप रेशियो से, डेट इज़ एडजस्टेड ईपीएस, क्योंकि टारगेट कंपनी का जो है ये 10.606 ये पूरा का पूरा नहीं है, इसमें स्वैप रेशियो को इनटू करना पड़ेगा क्योंकि उनको उतना ही शेयर्स मिले हैं, उनको पूरे एक शेयर नहीं मिले हैं, उनको एक शेयर के बदले 0.4 शेयर मिले हैं, तो इसीलिए उनको उनका ईपीएस भी एडजस्ट करना पड़ेगा स्वैप रेशियो से। तो हमने 10.606 को इनटू कर दिया 0.4 से, तो आ गया 4.2424। अब हम आसानी से कंपेयर कर सकते हैं। तो ये आ गया पोस्ट मर्जर ईपीएस इसका और एडजस्टेड ईपीएस इसका। अब हम कंपेयर करेंगे प्री मर्जर ईपीएस से। पहले कितना था 10 और इसका था 5, तो इसमें तो गेन आ गया हमारा, पहले 10 था अब 10.606 हो गया, तो 0.606 का बेनिफिट। सो एक्वायर कंपनी ज़रूर एग्री करेगी इस एक्विजिशन से। एंड टारगेट कंपनी का प्री मर्जर ईपीएस था 5, बट आफ्टर एक्विजिशन क्या हो गया 4.2424, इनको तो घाटा हो गया। तो घाटा हो गया तो ये लोग एग्री नहीं करेंगे, इनको थोड़ा और पैसा देना पड़ेगा या इनको मैनिपुलेट करना पड़ेगा या अपना नेगोशिएशन स्किल से इनको मनाना पड़ेगा। सो पर शेयर लॉस या प्रॉफिट था ये। अब हम
पर हमें पर शेयर नहीं चाहिए, हमें इसको इनटू करना पड़ेगा नंबर ऑफ़ शेयर्स से। अब जैसे ही नंबर ऑफ़ शेयर से इनटू किया, इसके 10,000 शेयर से इनटू किया, तो टोटल गेन या लॉस कितना आ गया 6,060। इसका 8,000 शेयर थे पहले, स्टार्टिंग वाले शेयर लेंगे यहाँ 3200 नहीं लेंगे, क्योंकि स्टार्टिंग में कितने शेयर थे 8,000, इनटू किया तो आ गया 6061। सो द गेन ऑफ द एक्वायर इज़ एग्जैक्टली द सेम ऑफ लॉस ऑफ द टारगेट। अगर लॉस इसको इतना हो रहा है और इनको इतना प्रॉफिट हो रहा है, ये दोनों में आपस में सेट ऑफ हो रहे हैं, यानी रिप्रेजेंट्स नो सिनर्जी। सिनर्जी क्या होता है, 1 और 1 11 हो जाए, या 1 और 1 4 हो जाए, 5 हो जाए, 6 हो जाए, यानी एक्चुअल सम से ज़्यादा हो जाए ड्यू टू ऑपरेशनल सेविंग्स या और भी बहुत सारे बेनिफिट्स मिलते हैं। इसमें कोई बेनिफिट नहीं मिल रहा है, इसमें जस्ट एज द लॉस ऑफ द टारगेट इज़ बिकमिंग द प्रॉफिट या गेन टू द एक्वायरर, बट एट द एंड प्रॉफिट तो हो ही रहा है एक्वायर कंपनी को 6,060 का। सो वी कैन से डैट देयर इज़ द बेनिफिट टू द एक्वायर कंपनी एंड लॉस टू द टारगेट कंपनी। सो एक्वायर कंपनी इस डील से बहुत खुश होगी, बट टारगेट कंपनी इस डील को नहीं करेगी या किसी मजबूरी में कर रही होगी। सो नेक्स्ट इज़ कैलकुलेट स्वैप रेशियो सो एज टू मेंटेन EPS ऑफ टारगेट कंपनी और ब्रेक इवन स्वैप रेशियो। अब हमें क्या करना है, ऐसा कुछ करना है कि टारगेट कंपनी का जो EPS है वो डाउन नहीं जाए, जितना था पहले 5 उतना तो रहे ही। तो इसीलिए अब ऐसा स्वैप रेशियो ढूंढना है। फॉर एग्ज़ाम्पल आप ये समझे ना कि जैसे अभी हमने ये एग्ज़ाम्पल किया, इसमें टारगेट कंपनी तो राज़ी होगी नहीं क्योंकि इसको लॉस हो रहा है। तो अब टारगेट कंपनी ऐसा रेशियो चाहती है जिससे उनका पहले जो अर्निंग्स पर शेयर था 5, वो बरकरार रहे, यानी एग्जैक्ट सेम का सेम रहे, न ज़्यादा हो न कम हो। तो हमें ऐसा स्वैप रेशियो ढूंढना है जिससे टारगेट कंपनी का EPS 5 का 5 ही रहे, प्री मर्जर EPS भी 5 था उसका, आफ्टर एक्विजिशन भी 5 ही रहे। तो हम ऐसा स्वैप रेशियो कैसे ढूंढ सकते हैं, इसके 3 तरीके हैं, मैं तीनों आपको बताऊंगा। सबसे आसान आपको थर्ड वाला लगेगा, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, पर पढ़ेंगे हम तीनों। पढ़ाता मैं पूरा हूँ, बट एंड में ये बता दूंगा कि आसान कौन सा है। सो सबसे पहले अल्टरनेटिव 1, डेट इज़ यूजिंग एडजस्टेड EPS। एडजस्टेड EPS का फॉर्मूला क्या था, पोस्ट मर्जर EPS हमने निकाला था 10.6060 ऐसा कुछ, इनटू कर देंगे स्वैप रेशियो से, वही था। अब क्वेश्चन क्या है, हमें EPS मेंटेन रखना है 5, तो हम क्या एज्यूम करेंगे, एडजस्टेड EPS 5 ही है, पहले भी 5 था, आफ्टर मर्जर भी 5 ही रहेगा, तो हम 5 रखेंगे यहाँ पे एडजस्टेड EPS, और पोस्ट मर्जर EPS का फॉर्मूला लगा दो यहाँ पे, बस स्वैप रेशियो की जगह छोड़ दो, यहाँ भी स्वैप रेशियो की जगह छोड़ दो। अब बाय इक्वेशन हमारा ऐसा आ सकता है इजीली, हम अगर इधर उधर करेंगे इन सबको जैसा कि मैंने कर रखा है, अगर आप कॉपी पेन लेके सॉल्व करने बैठेंगे तो आप आसानी से निकाल सकते हैं। स्वैप रेशियो आएगा आपका 0.5। सो 0.5 मीन्स अगर हम स्वैप रेशियो 0.5 रख के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, जो हमने उस क्वेश्चन ऊपर सॉल्व किया है, तो आपका 100% टारगेट कंपनी का लॉस 0 आ जाएगा, क्योंकि उनका पहले भी EPS 5 था, बाद में भी 5 ही रहेगा एडजस्टेड EPS। नेक्स्ट अल्टरनेटिव इज बाय पोस्ट मर्जर EPS। पोस्ट मर्जर EPS कितना है 10, क्योंकि हम क्या एज्यूम करके चल रहे हैं कि कुछ भी गेन नहीं हो रहा है, जो पहले था EPS वो का वो बाद में भी रह रहा है। पहले कितना था 10, आफ्टर एक्विजिशन भी 10 ही रहेगा एक्वायर या टारगेट का। सो 10 यहाँ रख दिया, फिर ये सारे रख दिए, EAT ऑफ एक्वायर, EAT ऑफ टारगेट एंड 10,000 शेयर जो एक्वायर कंपनी के थे प्लस 8,000 जो टारगेट कंपनी के, इनटू स्वैप रेशियो की जगह x रख दिया। x की वैल्यू निकाल दी 0.5, एग्जैक्टली द सेम एज अल्टरनेटिव 1। सो आप चाहें तो ये इस क्वेश्चन को सॉल्व करके देख लें वापस 0.5 लेके, एग्जैक्टली सेम आएगा। अल्टरनेटिव 3 इज़ द बेस्ट अल्टरनेटिव जो आप एग्ज़ाम में यूज़ करेंगे,
क्योंकि अल्टरनेटिव 3 में आपको लगेगा कि ये फर्स्ट अल्टरनेटिव और सेकंड अल्टरनेटिव तो यूं ही था, इससे अच्छा तो हम थर्ड अल्टरनेटिव लगा लेते। सो थर्ड अल्टरनेटिव इज यूज डायरेक्टली द स्वैप रेशियो। स्वैप रेशियो हाउ रिलेवेंट फैक्टर ऑफ टारगेट फर्म का रिलेवेंट फैक्टर ले लियो। रिलेवेंट फैक्टर क्या है अभी? ईपीएस। हमें ईपीएस सेम रखना है ना, प्री मर्जर और आफ्टर एक्विजिशन ईपीएस सेम रखना है। सो रिलेवेंट फैक्टर ऑफ टारगेट फर्म divided by relevant factor of acquired firm. So here relevant factor means any factor, कोई भी फैक्टर हो सकता है, EPS हो सकता है, मार्केट प्राइस हम कह सकते हैं कि मार्केट प्राइस अगर सेम रहे, बुक वैल्यू कह सकते हैं, बट इन द प्रेजेंट केस ये है EPS that needs to be maintained based on the SR needs to be calculate. So in our case relevant factor जैसे मैंने कहा EPS है। So EPS of target company कितना है? 5। EPS of acquired company डिवाइडेड बाय कर देंगे 10, डेट इज़ 0.5। अगर मार्केट प्राइस दे रखी होती कि मार्केट प्राइस सेम आनी चाहिए, देन हम क्या करते? मार्केट प्राइस ऑफ टारगेट कंपनी डिवाइडेड बाय मार्केट प्राइस ऑफ एक्वायर कंपनी। सो डेट विल बी द स्वैप रेशियो। आफ्टर अप्लाइंग दिस स्वैप रेशियो टू द प्रीवियस क्वेश्चन वी हैव डन, सो वी कैन एनालाइज दैट देयर इज नो लॉस और प्रॉफिट टू बोथ द फर्म। एग्जैक्टली सेम आपको लगेगा कि हाँ ना प्रॉफिट हो रहा है ना लॉस हो रहा है, एग्जैक्टली सेम आ रहा है रिजल्ट। सो आपको कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। अब स्वैप पॉइंट के 2 मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स समझ लीजिए। नोट 1, डू नॉट मेक द मिस्टेक ऑफ यूजिंग टोटल डेटा। हमें टोटल डेटा नहीं चाहिए स्वैप रेशियो में। स्वैप रेशियो कैलकुलेट करने के लिए हमें चाहिए पर शेयर डाटा। डेट इज़ यहाँ हमने क्या लिया है, ये 5 क्या है? ये टोटल डेटा नहीं है, ये पर शेयर है, 5 पर शेयर। 10 भी क्या है नीचे? 10 पर शेयर। पूरा डाटा नहीं लेंगे हम, इंटू नहीं करेंगे उसको EAT से या किसी से भी। सो डेट इज़ हमें पर शेयर डाटा चाहिए। EPS, बुक वैल्यू पर शेयर, मार्केट प्राइस पर शेयर, ये सब चाहिए हमें। मेन पर शेयर डाटा चाहिए। नोट सेकंड इज़ द एक्सेप्शन। जो हमने अभी फॉर्मूला पढ़ा स्वैप रेशियो या ब्रेक इवन पॉइंट का फॉर्मूला, इन केस ऑफ नेगेटिव रेशियोज डेट इज़ वेयर लोअर रेशियोज आर प्रेफर्ड। ऐसे रेशियोज जिनका कम होता है, जितना ज़्यादा वो रेशियो कम होते हैं उतना ज़्यादा उनको प्रेफर किया जाता है। फॉर एग्जांपल डेट इक्विटी रेशियो, जितना कम होगा किसी कंपनी का उतना अच्छा है, जितना डेट कम होगा उतना ज़्यादा बेटर है ना, उनकी फाइनेंशियल रिस्क कम होगी। तो इस सिचुएशन में हम क्या करेंगे? रिवर्स कर देंगे। ऊपर आ जाएगा रिलेवेंट फैक्टर ऑफ एक्वायर और नीचे आ जाएगा रिलेवेंट फैक्टर ऑफ टारगेट। सो न्यूमरेटर को हम डिनोमिनेटर कर देंगे, डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर कर देंगे और फॉर्मूला लगा देंगे। उससे आप पर रिजल्ट जो आएगा वो एक्यूरेट आएगा। सो ऐसा हमने क्यों किया? क्योंकि ये नेगेटिव रेशियोज़ माने जाते हैं, डेट इक्विटी रेशियोज़ वगैरह। क्योंकि जितना ज़्यादा कम डेट उतना ज़्यादा कम फाइनेंशियल रिस्क। तो जितना ज़्यादा कम फाइनेंशियल रिस्क उतना तो अच्छा है ना, इसमें कोई बुराई थोड़ी है। और दूसरी तरफ EPS वगैरह क्या होते हैं, इनको ये जितना ज़्यादा हो उतना ज़्यादा बेटर होता है, बट डेट इक्विटी रेशियो जितना कम हो उतना बेटर रहता है। तो इसीलिए हमने इनको रिवर्स किया, यानी रेसिप्रोकल कर दिया। सो डेट इज़ द कंसेप्ट ऑफ मर्जर एंड एक्विजिशन। बट अभी ये फर्स्ट क्लास है, सेकंड क्लास में मैं और ज़्यादा समझाऊंगा आपको।